आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। महिला किसान दिवस के अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आगामी तैयारियों की समीक्षा की और प्रबंधन निदेशकों से किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। गेहूं की नई किस्म से महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज की दुगनी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं विस्तार से। 15 अक्टूबर का दिन महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 12 अक्टूबर को इसे महिला सप्ताह के रूप में मनाया जाता रहा। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में महिला किसान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, अपर सचिव डॉक्टर अलका भार्गव, मंत्रालय के संयुक्त सचिव अलकनंदा दयाल, शुभ्रा ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर प्रशांत अरमोरीकर एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं का योगदान कृषि में अहम है। जैसा बताया गया कि मंत्रालय इस महिला दिवस को कुछ वर्षों से मना रहा है, बट चूंकि आज काफ़ी महिला किसान जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ना कृषि क्षेत्र में, उसके लिए प्रमुख मापदंड है, प्रमुख पड़ाव है। क्योंकि जो आज की तारीख में लेजिस्लेटिव चेंजिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर सृजित करते हैं। ये रोजगार के अवसर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो अधिकाल महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए हैं, उनके माध्यम से कृषि क्षेत्र के विपणन व्यवस्था के बारे में कन्वर्ज करके ग्राम विकास के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी सचिव ग्राम विकास से बहुत विस्तृत चर्चा हुई और ये सभी को पता है कि माननीय मंत्री जी कृषि ग्राम विकास का प्रभार उनके पास है और कृषि का प्रभार भी इसके पास है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो फार्मिंग एक्ट अभी आए हैं, सुधार के फार्मिंग रिफॉर्म्स के मेजर रिफॉर्म आए हैं, उनको मैं टच करना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ सभी महिला किसानों को कि आप आश्वस्त रहें कि हमारे अधिकांश अधिकारी महिलाएं हैं यहाँ पे। तो महिला किसान का, महिलाओं का इश्यू बहुत मेजर रहता है। अगर मैं इसको जोड़ के देख रहा था, मैं अभी हमारे संयुक्त सचिव स्तर, जो मेन स्तर होता है काम करने का भारत सरकार में, उसमें 11 में से 6 अधिकारी महिलाएं हैं, तो मेजॉरिटी उनकी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी में 3 में से 2 महिला अधिकारी हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि पूरी टीम जो 11 में से मेजॉरिटी बनती है, 14 में से 8 बनती है, 2/3, आगे वाले वर्ष में महिलाओं को जोड़ना, महिलाओं को चीज़ करना और इस परिप्रेक्ष्य में ये सतत प्रक्रिया करते हुए इसका बहुत लाभ उठाएंगे। फार्मिंग एक्ट कैसे इस व्यवस्था को लाता है, ये मैं टच करना चाहता हूँ। फार्मिंग रिफॉर्म एक्ट ने क्या किया? फार्मिंग एक्ट रिफॉर्म ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज उगती है, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो गेहूं चावल हो, चाहे वो फल हो। पुरानी व्यवस्था में अगर कमोडिटी शेड्यूल कमोडिटी है, वो गांव से उठ के शहर की मंडी में या शहर के पास की मंडी में चली गई, तो उस ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि प्रधान क्षेत्र की उपज है, उसका वैल्यू एडिशन ग्रामीण क्षेत्र में होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वर्तमान व्यवस्था की गई कि आप मंडी के बाहर भी शेड्यूल कमोडिटीज़ को बेच सकते हैं। और मैं बता दें, बहुत खुशी है कि पेंडिंग टाइम में 12 राज्यों ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से अपने कृषि अधिनियम में परिवर्तन करके फूड एंड वेजिटेबल को रेगुलेट किया। अब तो सभी चीज़ रेगुलेट उसके बाहर की व्यवस्था की हो गई है। आज कृषि प्रधान देश में ग्रामीण क्षेत्र की जो उपज हो रही है,
उस उपज की वैल्यू एडिशन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जा सकता है। तो ग्रामीण के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हुए हैं बहुत अच्छी शक्ति है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र के बन के ब्लॉक स्तर का बन गया है, ग्रामीण ब्लॉक वो जनपद स्तर का बन गया है और क्लस्टर्स लेवल पे बन गया है। उनको कृषि उपज को जोड़ के उनको विपणन करने की व्यवस्था और सीधा उद्योग से नहीं जोड़ना, अपनी ही व्यवस्था उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए बनाना, तेल की वो लगाना, दाल की नमकीन की बनाना, वो ग्रामीण क्षेत्र में सिस्टम हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले अगर दाल शेड्यूल कमोडिटी है और किसी महिला उद्यमी को सेल्फ हेल्प ग्रुप को माध्यम से वहाँ पे एक यूनिट दाल की नमकीन की बनानी है, तो दाल तो उसको इंडिजिनस राइट को मिल नहीं सकती थी, वो जाके दाल गांव से चली गई, मंडी में चली गई, फिर मंडी से श्योर कमोडिटी वहाँ पे नहीं आई। तो आज की तारीख में वो लोकल लेवल पे आप एग्रीमेंट करके बिना एग्रीमेंट किए हुए वहाँ आप खरीद सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। दूसरा, बहुत सारे उपज के लिए आपको स्पेशलाइज चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे मुझे बताया गया कि दिल्ली में अचार का कृष्णावल काम करते हैं, शायद उसका नाम यही है शायद उनका, वो काफ़ी महिला उद्यमी ने काफ़ी अच्छा काम किया, अचार बनाते हैं। आज फार्मिंग एग्रीमेंट का एक आया, उसमें सरसों के तेल की गुणवत्ता, किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने इस बार रबी के लिए सरसों एक अच्छी क्वालिटी को उगाने का, अच्छे तंत्र को उगाने का वो फार्मिंग एग्रीमेंट कर लिया, जिससे विपणन आता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र के डिफरेंट चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्र के प्रवेश में उगाएँ, क्लस्टर करके एग्रीगेट करके चीज़ों को इकट्ठा करके उसका मार्केटिंग सिस्टम बनाएं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली है। पूरा विश्वास है कि सारे लोग ताकत करके उसको आगे लेकर बढ़ जाएंगे। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉली चक्रवर्ती ने कहा, 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस पूरे विश्व में महिला जैसे ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने इस मंत्रालय से हमने निश्चय किया था कि हम इसको अपने मंत्रालय के अधीन हम इसको महिला किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे कृषि से जुड़े हुए जितने प्रगतिशील महिला हैं और जितने महिला उद्यमी हैं जो हमारे देश के कृषि को आगे ले जा रहे हैं, उनको बधाई देना, उनका अभिनंदन करना और उन्होंने जो इतनी बड़ी एक भूमिका अदा की है उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ करना। तो आज हमने ये पूरा कार्यक्रम हमने अपने मंत्रालय में मनाया। हमारे माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसका संचालन किया और हमारे सचिव श्री संजय अग्रवाल जी भी हमारे साथ थे। और जैसा कि आपको पता है कि कृषि मंत्रालय में आज के दिन बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में हम महिलाएं हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब अधिकारी एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा महिलाएं इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। वैसे तो हमारे देश में हर एक क्षेत्र में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और लेकिन कृषि के क्षेत्र में उनका योगदान आज नहीं सदियों से रहा। हमें सबको मालूम है कि किसी भी घर में एक महिला का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। हमने अपने घर में अपने माता बहनें सबको देखा है कि कैसे वो परिवार को संजोगती है। एक परिवार में अगर जैसे एक माँ अगर शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। वैसे ही कृषि के क्षेत्र में भी अगर एक महिला अगर प्रगतिशील हो और वो कृषि में आगे बढ़ती है तो पूरा का पूरा कृषि जो सेक्टर है वो सुधर जाता है और इसे से ही हमारा देश का कृषि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, आत्मनिर्भर कृषि इसको बल मिलता है। तो महिलाएं कृषि में आज से नहीं सदियों से जुड़ी हुई हैं और उनका एक बहुत बहुमूल्य देन है। हम जैसे कंजर्वेशन बोलते हैं, किसी को संरक्षण करना, जैसे वनस्पति को संरक्षण करना, जीव जंतुओं को संरक्षण करना, जलवायु को, वातावरण को, महिला इनको बहुत अच्छे समझती हैं। औपचारिक रूप से हमने कभी इस बात को शायद पहले बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखा, लेकिन आज के परिपक्व में, आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि महिलाओं का जो रोल और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसको हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया। पिछले 3 वर्षों से विभाग महिला किसान दिवस का आयोजन कर रहा है। इससे जो भी महिला किसान अच्छा काम कर रही है अपने अपने राज्यों में,
वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जिसमें डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कृषि, ऐसे किसानों का जो अच्छा कार्य है उनको यहाँ प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलता है। आज इस अवसर पर हमने देश के कई राज्यों की जो सफल किसान थे, महिला किसान है, और जो कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमी है, उनके साथ संवाद स्थापित किया। और इस अवसर पर आज जो 51 महिला किसानों की जो सक्सेस स्टोरीज़ है उसको भी हमने आज ई पब्लिकेशन के माध्यम से उस किताब का माननीय राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी के हाथों इस प्रकाशन का विमोचन किया। इसके अलावा आज 2 ऐसी फिल्मों को भी प्रस्तुत किया गया जिसमें किसानों की जो सफल कहानियां हैं, अलग राज्यों में किसान आज इस कोविड महामारी के दौरान भी जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उनको बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और इसके अलावा देश विदेश में जो भी महिला किसान कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रही है उसको भी एक दूसरी फिल्म के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया। तो यह बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है और यह निश्चित है कि इन जो सक्सेस स्टोरीज़ के माध्यम से जो पूरे देश के अन्य किसान महिलाएं हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। आज 15 अक्टूबर 2020 का दिन एक बहुत सुअवसर का दिन है, क्योंकि आज हम महिला कृषक दिवस के रूप में मनाते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पिछले 3 वर्षों से महिला कृषक दिवस को एक भव्य रूप में मना रहा है। इसके अंतर्गत हम हमेशा महिलाओं से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, महिलाओं के लिए कार्यक्रम लाते हैं, महिलाओं के लिए जो हम पहल कर रहे हैं, तरह तरह की पुस्तकें निकालते हैं, प्रकाशन है, सारी तरह की पहल जो भी हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, मुख्यतः कृषक महिलाओं के लिए, वो सब इस दिन हम दृष्टिगत भी कराते तथा हम दिखाते भी हैं कि हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जहां बात करते हैं महिला कृषकों की, तो शुरुआत होती है घर के गृहस्थी से लेकर के खेतों से लेकर के उद्यमिता तक। जो महिलाएं हैं वो खेतों में भी हैं, अपने घर के सारे कार्य करती हैं, फिर खेतों में जा कर के वो हर तरह से खेतीहर की तरह कार्य करती हैं, हर तरह से अपने पुरुष सदस्य का, घर में कोई भी सदस्य, कोई भी किसान है, चाहे वो उसका अपना खेत है, वो हर प्रकार से खेतों में कार्य कर रही है, चाहे तो बुआई है, कहीं पर वो कटाई करती है, कहीं मूल्य संवर्धन करती है, कहीं वैल्यू एडिशन की पूरी चेन को मैनेज करती है। आज आपने देखा भी होगा जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त किस तरह से महिला किसानों ने बताया कि हम महिला कृषक होकर के भी आत्मनिर्भर हैं। तो ये बात होती है महिला किसानों की। जहां बात आती है हमारे भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले पहल की, तो सर्वप्रथम मैं अपने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विषय में बताना चाहूँगी कि इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं, जितनी भी लाभार्थी उन्मुखी योजनाएं हैं, उनमें 30% निधियों का प्रावधान महिलाओं के हितों के लिए, महिलाओं किसानों के लिए किया गया है, जिसमें कि उम्मीद की जाती है कि महिला कृषकों को सबसे ज़्यादा उनको मौके मिलेंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको मूल्य संवर्धन की जानकारी मिलेगी, उनको तरह तरह के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण मिलेगा और महिला कृषक आत्म स्वावलंबी बनके सामने खड़ी होंगी। अभी समय हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आज हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अलका भार्गव जी हैं, जिनसे जानते हैं मई में आज जो ये कानून ने पारित किया गया है, किसानों के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है।
नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये तीनों जो अभी नए कानून आए हैं, ये बहुत ही कोई एक तरह से मील का पत्थर बनेंगे। ये हमारे जिस तरह की कृषि भारत में कृषि और कृषि विपणन चल रही है, क्योंकि इसमें जो पहला कानून बना है वो उसमें वन नेशन वन एग्री मार्केट का जो विजुलाइज करा गया था वो अब बिल्कुल सच्चाई पे आ गया है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पहले जो किसान थे वो उनको बाय फोर्स, क्योंकि सबसे पास वाली जो मंडी थी उसी की जानकारी रहती थी, तो वो वहीं जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आसपास कोई और मंडी रही तो वहाँ पे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया कानून आया है इसमें जो ऑप्शंस हैं कि किसान कहाँ बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कैसे बेचना चाहता है, ये इसको पूरा स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब वो मंडी में भी अगर चाहे तो मंडी में जा सकता है, जो APMC मार्केट है, अगर उसको लगता है कि फ़ायदा वहाँ पर है तो वो वहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं कि अपने खेत से या वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी वो अपना माल बेच सकता है। तो ये तो किसान की तरफ की फ़ायदेमंद है, लेकिन व्यापारी को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले उसको हर मंडी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और इंटर स्टेट ट्रेड में उसको दूसरे स्टेट का भी लाइसेंस लेना चाहिए पड़ता था। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। एक पैन कार्ड अगर है व्यापारी के पास तो वो कहीं भी जाके डायरेक्ट खरीदारी कर सकता है। और जो दूसरा जो उसको संक्षिप्त में अगर कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, तो उसमें अब बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टम ला दिया गया है कि किसान और जो स्पॉन्सर है उनके बीच में लीगल एग्रीमेंट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट का। क्योंकि अब तक जो होता भी था कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो अनरिटन या कुछ मौखिक से हो जाते थे, लेकिन इसमें किसान के लिए सेफगार्ड्स बहुत रखे गए हैं। क्योंकि किसान थोड़ा सा वीक साइड अगर समझें उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरे सेफगार्ड्स हैं कि जैसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरे को किस बायर को देना है अपना सामान, किस क्वांटिटी का वो लेगा, किस प्राइस पे लेगा। तो ये फसल लगने के पहले ही प्राइस दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं। और फिर ये है कि अगर जब वो सामान उठाएगा तो वो उस समय तो रसीद अपनी दे देगा, इनफैक्ट दोनों कानून में ये है, और 3 दिन में पेमेंट करना होगा। तो ये जो है सब ये राइडर्स काफ़ी अच्छे हैं, किसान की हित में है। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी बहुत सहज तरीके हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने लोकल या तो आपस में तालमेल हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा SDM के पास जाके वो 1 महीने के टाइम में उसको सुलह करनी पड़ेगी, किसके मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा। 1 महीने का टाइम है उसमें। जी। जिस तरह से आपने बताया कि इससे फ़ायदे हैं, व्यापारी को भी किसान को भी फ़ायदा है, लेकिन अगर हम देखते हैं मैम कि बेचने के जहाँ पर सवाल आता है कि उसको एक ऑप्शन के रूप में मंडी में भी APMC एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं, E-NAM के माध्यम से भी है, लेकिन और MSP भी है। लेकिन मैम MSP की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये किसान के भी डिमांड है कि MSP के क्या उसका ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके वजह से उसके पास में एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर हम व्यापारी को न बेच सके तो भारत सरकार को हम बेच सकते हैं। MSP पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। तो इससे इन कानूनों से MSP पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार इनफैक्ट जो MSP अनाउंस हुई है उसमें फिर हम लोग ने देखा है कि फिर बढ़ोतरी हुई है, जैसे जो पहले की रिकमेंडेशन था, और ख़रीद भी ऑलरेडी शुरू हो गई है। क्योंकि पहले 1 अक्टूबर से होती थी खरीद शुरू, इस बार 26 सितंबर से ही खरीद शुरू हो गई है। तो इसको तो बिल्कुल खंडित करना चाहिए एट ऑल लेवल्स कि इन कानून से आने से MSP पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। MSP चालू रहेगी जैसे हमेशा से रही है। जी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं मैम, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसान हैं उसको कितना फ़ायदा होगा, और क्या देश में ऐसा कहीं पर एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनफैक्ट मैं ये कहूँगी ये तीनों जो एक्ट आए हैं तो इनको अलग से ना देखा जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी लिए गए हैं, बहुत नई स्कीम्स आई हैं मंत्रालय में। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, तो छोटे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी एक महीने पहले एक स्कीम आई थी कि वो
FPO बनेंगे हम लोग, 10,000 FPO बनाने की बात है अगले 5 साल में। तो इससे जो किसान, छोटे किसान जुड़ के एक समूह में काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपना सेफगार्ड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो स्पॉन्सर है उसको भी आसानी रहेगी कि उसको एक बल्क प्रोड्यूस पूरे FPO से मिल जाएगा। तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। जी मैम, इसमें एक कानून एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट है जो 1955 के हैं, उसमें मैम इसमें सुधार किया गया है कि जो स्टॉक लिमिट से था उसको हटा दिया गया है। आलू, प्याज या जो भी आवश्यक वस्तु है, इससे क्या कालाबाजारी वगैरह कुछ बढ़ेगा या जो किसान है उसको कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इससे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ये मंशा थी कि इससे इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ये अब स्टॉक लिमिट्स नहीं रहेंगी इन अपने जो आपने जैसे चिन्हित करे कमोडिटीज़ के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज़ में जो हमारी कोल्ड चेन्स हैं या बाकी जैसे विलेज हार्ट्स को करना है और ग्रामीण हाटों को बनाना है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मीडिया में भी, बहुत जो बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं इन कानूनों से और वो लोग चाह रहे हैं कि आगे आके वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे उनका किसानों के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग जो अब तक थी वो और ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो इंडस्ट्री है उनको भी फ़ायदा होगा और एंड जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। जी मैम, जैसे अगर हम भंडारण की बात करते हैं, इसमें प्राइवेटाइजेशन गांव में आएगी, ठीक है, और इसके बाद में अगर हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप मैम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, क्या आपका फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से इस मैटर पर कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल लगातार होती है, क्योंकि पूरी ये तो कड़ी है। अगर एग्री वैल्यू चेन आप देखें तो रिसर्च, प्रोडक्शन और एंड प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये तो पूरी कड़ी को ही देखा जा रहा है। तो जैसे अगर फूड प्रोसेसिंग की आप बात करेंगे तो अभी हम लोग के यहाँ प्रोसेसिंग लेवल्स कम हैं, लेकिन जैसे बैकवर्ड लिंकेज लेंगे तो ICR ने प्रोसेसेबल वैरायटीज़ बनाने का अपने टारगेट्स रखे हैं। तो वो वाली ही 10 वैरायटीज़ ऑलरेडी रिलीज़ करी जा चुकी हैं, टमाटर, आलू, इन सब किस्मों की। और वो किसान जब उगाएगा तो वो फिर प्रोसेसेबल वैरायटीज़ होंगी और इंडस्ट्री आके प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगा सकता है। तो जो 2 बड़ी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, एक तो मेगा फूड पार्क्स पुरानी वाली स्कीम है, कृषि संपदा योजना जो है, और अभी एक हाल में उनकी एक और स्कीम अप्रूव हुई है, प्रधानमंत्री सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो उसमें हम लोग बराबर उनसे बात कर रहे हैं और इनफैक्ट आज भी एक ऑर्गेनिक की जो हमारी स्कीम है नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें हमारी स्टेट्स के साथ आज बात है। उसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के भी ऑफिसर्स आएंगे और वो बताएंगे हमारे ऑर्गेनिक FPOs को, जो ऑर्गेनिक मिशन चला रही हैं स्टेट्स को, कि ये दोनों स्कीम्स को किस तरह आपस में जोड़ के ज़्यादा अच्छा कर सकें। क्योंकि इसमें जो फूड लॉस और वेस्टेज है वो अगर हम लोग कम करेंगे तो मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे फूड प्रोडक्शन हो गया, सो फूड लॉस्ट, रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्टेज इज एज गुड एज फूड प्रोड्यूस्ड। तो ये एकदम आपस में हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं काम। जी मैम, आपने बताया कि इसका जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है या और भी जो कंपनी है गांव में आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका गांव के जो किसान के खेती है उसको अपने मोनोपोली के रूप में उसको ले ले कि हाँ, हम जो कहेंगे वही आपको उत्पाद तैयार करना है, वही फसल आपको उगाना है और आपकी एक स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, इसको स्वतंत्रता खत्म होने के एंगल से ना देखा जाए, बट जो भी अग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में होगा वो दोनों सहमत होंगे उसके लिए। तो अगर किसान को लगता है कि मैं अगर इस तरह की प्रजाति लगाऊंगा आलू की और मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली उसके लिए जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर कुछ भी लगाएं और फिर उसके बाद बाज़ार ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल है। अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जैसे है उसको पहले ही पता होगा कि अच्छा मैं ये आलू लगा रहा हूँ या प्याज लगा रहा हूँ, मेरा ये बायर होगा, मुझे ये प्राइस मिलेगी, तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा ना। इंडस्ट्री को भी उतनी ही मात्रा मिलेगी, उतनी ही गुणवत्ता का सामान मिल जाएगा जो उनको ज़रूरत है, और किसान को पता है कि मुझे मेरे सामान के लिए बायर है और ये प्राइस मिलेगी। और प्राइस वो
फिक्स रहती है, उससे वो मतलब किसान को उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने की संभावना है कि अगर उसका ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है या प्रिवेलिंग प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वो प्रीमियम प्राइस उसको ऐड होगा। तो किसान को किसी भी हाल में नुकसान नहीं है इस एग्रीमेंट के दौरान। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।